हज उम्रा करने के दौरान बहुत सी ख़वातीन प्रेफर करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेना। उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव लेना क्या वो जायज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? नो, यू कैन नॉट। अहादीस की रोशनी में ये बताया है, अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि यू शुड सिट आउटसाइड द हरम, तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा। उस वक्त ये पिल्स वगैरह इजाद नहीं हुई थी। कोई खातून है वो खुद से इस तरह कॉन्ट्रासेप्टिव ना ले, पहले कंसल्ट करे। ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी यंग बच्ची का यूट्रस तो नहीं बढ़ा। अगर यूट्रस बढ़ा है तो ये पिल्स जलती पे तेल का काम डालें। बड़ी सबको हंसाती रहती है और चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी भी डेथ हो गई। नाम उनका था प्यारी मरियम, आई गेस। हमारे मुल्क में 1 woman dies every minute in this country माय गॉड। due to reasons related to childbirth. मेन आपको पता है, औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं ब्लड लॉस से। वो इतनी अनीमिक होती हैं कि हमारे पास 6 और 7 हीमोग्लोबिन के साथ पब्लिक हॉस्पिटल्स में आती हैं, और अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाए तो वी कैन नॉट सेव देम। हम तो हर वक्त ब्लड ही ढूंढते रहते हैं और रिश्तेदार एकदम गायब हो जाते हैं वार्ड से। आपको पता है कि हर चाइल्ड बर्थ में औरत मौत के मुंह से वापस आती है। पहले वो कंसीव करती है, उसकी बॉडी टोटली डी शेप होती है। जो लेबर पेन्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी मर्द ने सबसे ज्यादा शदीद पेन कभी बर्दाश्त की होगी ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर वो लेबर पेन की दर्द होती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर समीना मौजूद हैं, हु इज़ अ रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, इक्सी आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन। आज हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जो अक्सर ख़वातीन के जहन में होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस्लामिकली इसको किस तरह से देखा जाता है, फतवा क्या है इस लिहाज से कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, स्पेशली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं, हज उम्रा करने जाते हैं, क्या इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल वहाँ पे भी हो सकती हैं? यंग गर्ल्स के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? सब पे बात करेंगे डॉक्टर समीना हक से। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर फॉर कॉलिंग। कमिंग वंस अगेन एंड ब्रिंगिंग सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे। यस, यहीं से शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेना ही, शुरू से अगर हम इसको स्टार्ट करें, एक खातून के लिए बर्थ कंट्रोल पिल लेना सेफ है या अनसेफ है? ऐसे नहीं होता कि हर औरत हर पिल ले सकती है। हम्म, तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी अपनी कंडीशन कैसी है। तो हमें टेलर मेड सबको एडवाइस करना पड़ता है। सही है। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट वेमेन। हम्म, जैसे कोई डायबिटिक है, जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, हम्म, या उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो फिर तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है बड़े ध्यान से देनी पड़ती है कि कौन सी देनी है हम्म, हमें। अदरवाइज हेल्दी यंग जो लड़कियां हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही सही। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम और भी वजहों से यूज़ करते हैं। जैसे मैं इनफर्टाइल एक्सपर्ट हूँ, इनफर्टिलिटी हुँ, एक्सपर्ट हूँ, तो हम उसके हार्मोन्स को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी बच्ची का अगर यूट्रस छोटा है, हम ये मुसलसल कई महीने देते हैं कि उसका यूट्रस प्रॉपर साइज़ का हो जाए, सही। या उसकी जो लाइनिंग है जिसके अंदर एम्ब्रियो ने एम्बेड करना है आके, अगर वो थोड़ी-सी डिफेक्टिव है, तब भी हुँ, हम इसके हार्मोन्स यूज़ करते हैं। तो हुँ, हम इसके हार्मोन्स डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हुँ। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है एक यंग हेल्दी औरत में बिल्कुल सेफ़ होती हैं। और जैसे आपने बताया किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाँ। हार्ट का इश्यू है, हुँ। तो कोई ऐसे भी सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पे देनी ही नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई पिल ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। कुछ ऐसा इश्यू केस होता है? बिल्कुल होते हैं लिवर डिजीजेस, क्योंकि इसके हुँ, हार्मोन्स लिवर ने मेटाबोलाइज करने हैं ना, बॉडी हुँ, से वो मेटाबोलाइज करके निकालने हैं। हुँ। तो अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो आप तो बिल्कुल ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स तो आप दे ही नहीं सकते, ईस्ट्रोजन सही। प्रोजेस्टेरॉन। और फिर ये जितने भी हार्मोन्स हैं तकरीबन ये लिवर ही एक्सक्रीट करता है। हुँ, हुँ। तो हार्मोनल पिल्स तो हम लिवर डिजीज में भी नहीं दे सकते, हम हार्ट के प्रॉब्लम्स में भी नहीं दे सकते। फिर सही। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, जिसकी वेन्स में क्लॉट्स बन रहे होते हैं, या हुँ, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स कोई होती हैं, उसके अंदर भी नहीं हम देते। हुँ, तो इसलिए कि ये पिल के हार्मोन जो हैं, ये थोड़ा सा क्लॉटिंग को
क्लॉटिंग जो सिस्टम है ना बॉडी का, उसको क्लॉटिंग की तरफ रुझान करती हैं ये। ओके। तो इसलिए ब्लड को हाइपर कोएगुलेबल बना देती हैं। व्हाट इज हाइपर कोएगुलेबल? मतलब कि एक ब्लड की क्वालिटी है ना कि वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है जब उसको निकालते हैं, लेकिन थिन वो नहीं बॉडी रहता। के अंदर नहीं जमता। सही। लेकिन ये हार्मोन्स जो हैं ये थोड़ा सा उसको माइक्रो क्लॉट्स की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हम्म। जिनको भी हम पिल देते हैं जो 35 से अबव हैं, उनको हम एस्प्रीन डिस्प्रीन के ऊपर ज़रूर डालते हैं, जो हम्म। कि थोड़ा सा ब्लड प्लेटलेट्स की थिनर है। स्टिकीनेस को कम करते हैं, ब्लड थिनर्स हैं। सही, यानी कि जो जैसा मतलब क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट के पेशेंट्स तो वाकई फिर वो किसी से कंसल्ट करें, यानी कि जी। जो भी खातून है वो खुद से इस तरह का कंट्रासेप्टिव ना ले, पहले कंसल्ट करे अपने हाँ, कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट करना से। ज़रूरी है। हम्म। उसके बाद जवेरिया, मैं आपको बताना चाहती हम्म। हूँ कि मैंने पहले भी बात की थी कि हम्म। बच्चियों के यूट्रसेस बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं, हम्म। और वो इसलिए हो रहे हैं कि ये जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन है, हम्म। जैसे कारपेट इंडस्ट्री है और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसके जो फ्यूम्स हैं जब हम्म। वो ये स्मॉग बनाते हैं, तो ये स्मॉग जो है ये हार्मोन डिसरप्टर है। सही। और यकीन करो कि एक कंडीशन है यूट्रस की, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, वो इतनी कॉमन हो गई है, इतनी कॉमन, ये मेकअप की चीज़ों से, हम्म। ये सेंटेड कैंडल्स हैं और हम्म। प्लास्टिक्स हैं, और जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, हम्म। ये जितने भी हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, ये जाके अंदर जीनो ईस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम्म। वो ईस्ट्रोजन्स जो हैं वो यूट्राइन रिसेप्टर्स पे जाके चिपकते हैं और फिर यूट्रस को बड़ा करते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी यंग बच्ची का यूट्रस तो नहीं बढ़ा। हम्म। अगर यूट्रस बड़ा है तो ये पिल्स जलती पे तेल का काम डालेंगी। सही। दे विल इंक्रीज द साइज ऑफ द यूट्रस। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये उसके जो ऑर्गन्स हैं, हम्म। यूट्रस है, ओवरीज हैं, वो किस तरह की हैं। फिर अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर की उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, हम्म। जैसे उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ या खाला को या सिबलिंग को या किसी को, फिर दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, तो इतनी चीज़ों का ख्याल रखना। वैसे आपने नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन तो बड़े आराम से ले रही होती हैं इस तरह की दवाइयाँ। नहीं, जो हम्म। यूट्राइन कैंसर है, जैसे हम्म। एंडोमेट्रियल कैंसर है, हम्म। उसकी भी अगर हिस्ट्री है, माँ को हुआ है या हम्म। बहन को हुआ है, फिर भी हमें ओके, अवॉइड करनी तो वैसे चाहिए। कौन-कौन से किस्म के टेस्ट हैं जो कि एक आम औरत को पता होनी चाहिए अवेयरनेस के तौर पे? कंट्रासेप्टिव लेने से पहले उसको कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, या एक गायनेकोलॉजिस्ट से किस तरह का कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही वो बर्थ कंट्रोल पिल खाए? बेटे, एक बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, हुँ। और फिर एक हिस्ट्री तो उसको खुद ही पता होती है कि हुँ। मेरे फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर या इस हुँ। किस्म की कोई चीज़ें तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करे, उसको पता होगा कि उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ। ब्लड प्रेशर अगर बहुत हाई उसका जाता है तब भी वो नहीं ले सकती। अगर उसकी फैमिली में ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वो जो है वेन्स नहीं आती बड़ी प्रोमिनेंट हुँ। सी, या हुँ। वेरिकोज वेन्स हैं या कुछ, तब भी उसको एहतियात करनी चाहिए हुँ। लेने में। तो ओके। ये फ़ौरन से, बिकॉज़ दे कंटेन हॉर्मोन्स। या। हॉर्मोन्स जो हैं वो बड़ी एहतियात से लेने पड़ते हैं। ये देख के कि जो ऑर्गन उनको एक्सक्रीट कर रहा है हुँ। वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। हुँ। हुँ, इस तो चीज़ों का ख्याल रखना अगर चाहिए। खुदा न खास्ता वो हाँ, एक अल्ट्रासाउंड लिवर का फंक्शन भी और एक अल्ट्रासाउंड भी हो जाना चाहिए, ताकि ये पता हो कि कोई बिनाइन कोई ट्यूमर तो नहीं है हुँ। हुँ। लिवर का, या कोई और जो हार्मोन डिपेंडेंट सारी ये डिजीज़ेज़ होती हैं, हुँ। वो एक्सक्लूड कर लेनी ओके, चाहिए। एक जो बुक भी हमारे पास मौजूद है फतवा की, स्पिरिचुअल जर्नी, हज उम्रा करने के दौरान बहुत सी ख़वातीन प्रेफर करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेना, क्योंकि शायद वो डेज इस तरह के होते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो इतने मुक़द्दस मकामात पे आप गए हैं तो वो आप इबादत ना कर सकें। बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर बहुत से लोग इसको समझ पाएंगे। उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव लेना क्या वो जायज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? बेटे, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होती, हुँ। वो प्योर प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स होती हैं, हुँ। जो प्रोलॉन्ग कर देती हैं पीरियड की डेट को। सही। क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, वो एक्सक्रीट हो रहा होता है। या। तो जब हम वो दे के उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो उसका कोई ख़ास गलत इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के बुरे इफ़ेक्ट्स को
वापस रिवर्स करता है। सही। तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल हार्मोन जो कि हम अक्सर औरतों को दे देते हैं प्रोलॉन्ग करने के लिए उनके साइकिल्स को। अब फतवा क्या है? जो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की नीयत से आप ले रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है? एक आप ले रहे हैं कि आपने हज और उम्रा करने जाना है और आपके वो जो सर्टन टाइम ऑफ द मंथ है वो ज़रा प्रोलॉन्ग हो जाए और देर से आए। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो फतवा हैं, जैसे कि ये किताब गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने इस बुक को छापा और ये मुझे अक्सर रहनुमाई देती है जब मैं इस किस्म के मेरे से पेशेंट्स जब पूछती हैं तो मैं उनकी रहनुमाई कर सकूं। अब इसके अंदर उन्होंने अहादीस की रोशनी में ये बताया है कि अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने किया हुआ है कि वो 2 साल दूध पिलाए और 2 साल दूध पिलाने में फिर उसकी ओव्यूलेशन जो होती है वो दब जाती है क्योंकि प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा होता है और ओव्यूलेशन नहीं होती, एग रिलीज नहीं होता। ओके। तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन है फ्रॉम प्रेगनेंसी। सही। तो अल्लाह सुब्हान तआला नेचर ने क्या किया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है ये कि ये रिकवर कर जाए और फिर तो अभी मैं ये फतवा पढ़ते हुए गाड़ी में आ रही थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के ऊपर क्या फतवा है। तो ये फतवा है कि नो, यू कैन नॉट, ओके। ताकि उम्मत मोहम्मदी जो है वो बेहिसाब हो क़यामत वाले दिन। इट शुड आउट नंबर द उम्मा ऑफ अदर रिलीजन्स। I can understand, but ठीक है? again, there is a problem of population here in नहीं, Pakistan. बात सुने ना। Yeah. अच्छा, और मैं आपको फतवा बता रही हूँ। जी, जी, आप मुझे प्लीज़ मैं बताइए। उसको कन्फ्रंट तो कर ही नहीं सकती, नहीं, वो तो नहीं, किताब बिल्कुल में भी लिखा नहीं, है। वो कोई भी मैं नहीं कर सिर्फ सकता। कोट कर रही हूँ, मैं अपना व्यू नहीं बता रही। श्योर। ठीक है? तो उसके अंदर ये है कि ताकि ज़्यादा सेहतमंद बच्चे और ज़्यादा जो है मुस्लिम उम्मा जो है उसका नंबर इंक्रीज़ हो। करेक्ट। तो लेकिन उसमें ये दिया हुआ है कि अगर उसकी सेहत ख़राब हो रही है, अगर उसके जैसे कि ऑपरेटिव डिलीवरीज हैं और 5वां सिजेरियन करने में यूट्रस फट सकता है, तो फिर वो कहते हैं कि इट इज़ अलाउड कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आप और प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, तो देन यू आर अलाउड टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके। तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी औरत को थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ इस्लामिक फतवा ये है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। ओके। तो ये तो हो गई शरिया की बात के वो, लेकिन उन्होंने ये भी एक थोड़ा-सा दिया है कि अगर वो किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही और उसकी प्रोलॉन्ग नहीं हो रही, वो ओव्यूलेशन हो रही है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया कि 2 साल तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ले, लेकिन उसके आगे नहीं, उसके आगे फिर वो अलाउ करे कि उसको एक और बेबी हो। ओके, ओके। तो 2 इयर्स के लिए वो दे सकती हैं। एंड अगर हम हज और उम्रा की हाँ, बात हज करें। और उम्रा के लिए हम डिफरेंट देते हैं मेडिकेशन जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अलाउड है, शरिया में अलाउड है कि आप अपने वो जो सर्टेन डेज हैं ऑफ द मंथ उनको आप प्रोलॉन्ग कर लें, आगे कर लें, क्योंकि इतनी तरद्दुद करके आप जाते थे। तो इस पे लोग कोट करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि यू शुड सिट आउटसाइड द हरम और तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा। उस वक्त ये पिल्स वगैरह इजाद नहीं हुई थी, ठीक है? तो लेकिन फतवा जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो दिया है वो ये है कि विमेन कैन यूज़, वो बहुत शरिया के मुताबिक भी वो इसको यूज़ कर सकती हैं, अपने डेज़ को आगे कर सकती हैं और अपनी इबादात जो है उनको मुकम्मल कर सकती हैं। और यही बात रोज़ रमज़ान के लिए भी है। आप पूरा रमज़ान रोज़े रख सकते हैं और ये वाली पिल्स लेके आप अपने साइकिल को प्रोलॉन्ग कर लें। आप बेशक जो रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े मैंडेटरी हैं रखने वाले, उस वक़्त तक बेशक आप ये पिल्स लेते रहें, उसके बाद छोड़ दें, तो ये आपको फ़ायदा ही देगी ये पिल, ये नुकसान नहीं देगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर हर साल रमज़ान में आप ये लें और अगर बीच में आप उम्रा हज पे चले जाते हैं, आपने तब भी ये पिल ली,
यंग गर्ल्स जो अनमैरिड भी हैं, हम्म, उनके लिए भी सेफ है? उनके लिए बिल्कुल सेफ है ये। जितना मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर हाँ, लें तो। उसमें यूट्राइन हम्म, साइज़ और वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसको हम बहुत ध्यान से हम्म, इस्तेमाल करते हैं, अगर बच्चियों के यूट्रस बड़े हैं तो हमने नहीं इस्तेमाल करनी। हम्म, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन तो वो हम्म, बड़े यूट्रस या जो भी है उसके हम्म। लिए तो उसमें कोई कोई टेस्ट खतरनाक वगैरह नहीं है। कराने की भी जरूरत नहीं नहीं, होती? उसमें कोई आप ख़ास इजीली टेस्ट ये करवाने दवाई की खा ज़रूरत सकते नहीं हैं? है। हाँ। अक्सर मैं ये सुनती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से सुना यंग गर्ल्स के बारे में कि वो अनमैरिड थी और एकदम से उनका वेट गेन हो गया, तो वेट गेन किसी और वजह से हुआ होगा, इस पिल की वजह से नहीं होता। बेटे, पिल जो है ना हम्म, वो थोड़ा-सा वाटर एक्सक्रीशन को शायद थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करती हो ओके। और हल्का-सा जैसे वाटर रिटेंशन हो गई हो। हम्म, आपकी ये जो अंगूठी है ये हो सकता है मुश्किल से पहनी जाए। हम्म, इस तरह का वाटर लॉगिंग बॉडी में हो सकती है। इट्स दे कांट कलेक्ट फैट। ओके। फैट तो आपको ज़्यादा खाने से ही आता है, हम्म, तो ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये थोड़ा-सा आपको भूख ज़्यादा लगाते हैं, हम्म, तो हो सकता है कि वो औरतें ज़्यादा खा हम्म। रही होंगी उसकी वजह से। तो ये खाने-पीने से ही वज़न बढ़ता है, फुल स्टॉप, नो ओके। अदर यानी कि दूसरी वाले सेंटेंसेस। पिल्स बिल्कुल सेफ होती हैं, हाँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते और हैं। बाद में सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं, यानी कि आपने 1 महीना ले ली तो प्रोलॉन्ग हो गया हाँ, आपका जो फर्टिलिटी साइकिल को था। बिल्कुल ये इफ़ेक्ट हुँ, नहीं करती, वो जी अभी बच्चे पैदा करने हैं, एग्ज़ैक्टली। आप इसको क्यों दे रहे हैं या हुँ, क्या कर रहे हैं? तो बच्चे पैदा करने के लिए प्रोजेस्टेरोन तो कुछ भी नहीं कहती, जो हमने हज-और-उम्रा के लिए लेनी है। हुँ, लेकिन ये पिल यूट्रस का साइज़ ज़रूर देख लें बच्ची का, अगर हुँ, बड़ा है तो नो, शी इज़ नॉट ओके। गोइंग टू यूज़ देम। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है हम उसकी पिल, बात कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, फ़तवा हुँ, हमने बात की, ऑब्वियसली नोबडी कैन गो अगेंस्ट द फ़तवा, हुँ, ना मैं जा हुँ, सकती हूँ, ना अपना कोई और भी। बिल्कुल। लेकिन शायद कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हर मुल्क के, हर इलाके के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कोई ऐसी होती हैं सिचुएशंस जिसमें फिर भी आपको लगता है कि फ़तवा या इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम इतना थोड़ा-सा स्पेस ले सकते हैं? जैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं, वो नहीं करना चाह रहे होते कंसीव, लाइक 1 टू 2 इयर्स आफ्टर मैरिज, 3 इयर्स, वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या आप समझते हैं इस्लाम की रोशनी में ऐसा नहीं हो सकता? बेटे, फ़तवा की बात तो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, अपने हुँ, हालात के मुताबिक फिर आप यूज़ कर लें या हुँ, कुछ करें। ये तो अल्लाह और इंसान का कनेक्शन है ना, बिल्कुल। कि वो क्या अल्लाह से बातें कर रहा है। ये तो वो तन्हाई में जो भी अल्लाह से बात करेगा ये उसकी है। मैंने तो एक एक हुँ, ऑल इन ऑल आपको जनरल फ़तवा फ़तवा बता बता दिया, दिया। जनरल हुँ, फ़तवा बता दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला जानता है दिलों का हाल और नीयत का हाल और हुँ, सारा कुछ। तो ये तो एवरी एवरी पर्सन, एवरी वुमन हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान व तआला। वो क्या कर रही है, अब फ़तवा हुँ, की रोशनी में वो अपनी ज़िंदगी को कैसे करती है, उसने कैसे जन्नत लेनी है, तो ये तो उसी को पता है ना। हुँ। तो यानी कि बाकी जो स्पेस और नियतें हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बिल्कुल। एक जनरल चीज़ है जो सब पे हुँ, लागू होती है बिल्कुल। आजकल के टाइम पे भी। और जो जी। लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करें। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 5वां मुल्क बन गया है बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से, इसको कंट्रोल करें। तो उनको भी ये जवाब है कि ये दिस इज़ अ फतवा और दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। हाँ, ये देखें ना, ये हुकूमत हुँ, अगर विमेन हेल्थ पे थोड़ा-सा भी ध्यान दे, हुँ, तो औरतें इस तरह पॉवर्टी से, ब्लड लॉस से, मेन आपको पता है औरतें डिलीवरी के वक़्त मरती हैं ब्लड लॉस से। या वो इतनी अनीमिक होती हैं, इतनी अनीमिक होती हैं कि हमारे पास 6 और 7 हीमोग्लोबिन के साथ पब्लिक हॉस्पिटल्स में आती हैं। हुँ, और अगर थोड़ी-सी भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाए तो वी कैन नॉट सेव देम। हम तो हर वक़्त ब्लड ही ढूँढते रहते हैं और हुँ, रिश्तेदार एकदम गायब हो जाते हैं वार्ड से। वो तो गायब ही हो जाते हैं ना, कि पहले तो भरमार होगी, हम उसको निकाल-निकाल थक जाते होंगे। हुँ, जैसे ही हम ब्लड का नाम लेते हैं ना, रिश्तेदार गायब। तो हुँ, इसलिए बात ये है कि ये हुकूमत को चाहिए कि जो मेन डेथ की कॉज़ है उसको दूर करें। हुँ, फिर लोग खौफ़ज़दा नहीं होंगे ज़्यादा बच्चे पैदा करने से। हमारे हुँ, मुल्क में आपको पता है हालात क्या हैं, पॉलिटिशियंस किसी और तरफ मसरूफ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि औरतों की प्लाइट क्या है, वो कैसे मरती हैं एक-एक मिनट के बाद चाइल्ड बर्थ से, मतलब इंक्लूडिंग डीएनसीज़, हुँ, डेथ्स, वो जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, उन हुँ। सब में women die. मेजॉरिटी वुमेन Every की डेथ होती है। women, one woman dies every minute in this country माय गॉड! due to हुँ,
रीजंस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ हाँ। आई है कि एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, वो शायद आपको भी उनका पता हो, वो बड़ी सबको हँसाती रहती है और चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी भी डेथ हो गई। नाम उनका था प्यारी मरियम आई गेस। तो उनकी भी इसी दौरान डेथ हुई। और जब मैं ये न्यूज़ देख रही थी तब भी मुझे बहुत दुःख हुआ कि आप जिनको रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं या रील्स स्क्रॉल करते हैं वो सामने आ जाते हैं एकदम उसकी ट्रेजिक डेथ इस तरह से हो जाए डेथ। आप सोचें कि जो लोग जिनके पास पैसा भी है और जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उनकी भी डेथ्स हो रही है, तो जिनके पास नहीं है वो अच्छा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर क्या बनता होगा? आप खुद ही सोचें क्या बनता होगा। हुँ, अब बात ये है कि जैसे एक नॉर्मल लिया जाता ना चाइल्ड बर्थ को, और जो मेल्स हैं वो कहते हैं अच्छा जी हर कोई बच्चे पैदा करता है, ये कोई नई बात है कि तुम बच्चा पैदा करी अपनी वाइफ को, अगर कोई कह रहा है। हाँ। आपको पता है कि हर चाइल्ड बर्थ में औरत मौत के मुंह से वापस आती है। पहले वो कंसीव करती है, उसकी बॉडी टोटली डी शेप होती है। हुँ, शुरू के मंथ्स में उसको कोई वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वो इतनी बुरी वॉमिटिंग होती है, इतनी बुरी वॉमिटिंग होती है कि जो उसमें से गुजर रही है सिर्फ उसको पता है हुँ, कि वो किन हालात में। 3 महीने तो वो कुछ खा नहीं सकती, उसको स्मेल्स आ रही हैं, उसको स्मेल से ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती हुँ, है। रात को उसको यूरिन इतनी बार-बार आता है क्योंकि यूट्रस बड़ा हो रहा है, वो ब्लैडर को प्रेस कर रहा है, तो बार-बार उठ के यूरिन करना पड़ता है उसको। फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, डायबिटिक डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, हुँ, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज होने का डर होता है। फिर नींद रात को नहीं आती। इतनी बुरे हालों में खातून गुजरती है, डी शेप होके रह जाती है, हर तरह की बीमारी उसको लग हुँ, सकती है। और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो जो वजन है बच्चे का जो वो ले लेके फिर रही होती है, इज दैट इजी? इज दैट इजी? इट इज सो कम्बरसम, इट इज सो कम्बरसम कि वो लेके उठ उठ के फिर रही है। और उसके बाद जो लेबर पेन्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी मर्द ने जो सबसे ज्यादा शदीद पेन कभी बर्दाश्त की होगी ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, वो लेबर पेन की दर्द होती है। और वो औरत खुशी खुशी उसको सहती बर्दाश्त है। करती है। और फिर बच्चा पैदा होता है और उसके बाद दूध पिलाती है, सारी रात जागती है बेचारी। फिर वो गीले बिस्तरे पे लेटती है क्योंकि बच्चा बार बार यूरिन करता है। फिर उसको एब्ल्यूजन उसकी ज़रूरी होती है। फिर उसको पाक अगर रखना है, वैसे फतवा है ये इसके अंदर हुँ, हुँ, कि अगर बच्चा पेशाब कर दे तो औरत का जो है कपड़े वो पाक होते हैं। तो ओके। वो नमाज़ जाके वग़ैरह पढ़ नमाज सकते हैं। पढ़ सकती है वज़ू करके। और अगर वो वज़ू किया हो और वो अपने बच्चे की पॉटी धो रही है या छी धो रही है तो उसका वज़ू ज़ाया नहीं होगा। अच्छा! हाँ, तो इसलिए हुँ, ये मैं डिटेल में ये फ़तवे पढ़ी थी, बड़े ज़बरदस्त तो वो फ़तवे हैं कितने इसमें। एज तक बच्चे का इस तरह से पाक होता है सारा कुछ? यानी कि हाँ, बच्चे का कोई एज का होगा ना फैक्टर? ये एक है, लेकिन जब तक बच्चे को ज़रूरत है माँ की, हुँ, उस वक़्त तक वो अगर उसने वज़ू किया हुआ है और बच्चे को वो पाक कर रही है, धो रही है, तो उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। वो सही। बस सिर्फ़ हाथों पे कलमा पढ़ लेगी और बस। तभी हमारे दीन ने बड़ी आसानियाँ पैदा बहुत की हैं ना लोगों आसानियाँ के की हुई लिए। हैं, बिल्कुल, हम लोग आसानियाँ तो की यही हुई। सोचते हैं ना कि बच्चा है किसी का। और छोटे बच्चे जो होते हैं, अब अगर आप देखें ना तो वो काफ़ी पता नहीं उनको ब्लोटिंग होती है या वो अगर उन्हें दूध पिया वो भी निकाल रहे होते हैं बार हुँ, बार, और वो हुँ। बाकी भी उनका सिस्टम चल रहा होता है। जो माएँ होती हैं वही समझ सकती हैं कैसे वो उनको बार बार धोती हैं, लेकर आती हैं, खुद को पाक करती हाँ, हैं। तो बच्चे को हम्म। पेट में पहले 9 हम्म। मंथ्स इट्स अ बिग टाइम, इट्स अ या। लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हम्म। पहले उसके और सिम्पटम्स हैं, फिर और सिम्पटम्स हैं, फिर उसके बाद हर कपड़ा उसको परेशान कर रहा है कि ये अब हम्म। पूरा नहीं आ रहा। और मेडिकल डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो जाते हैं, हाइपरटेंशन होती है, फिट्स पड़ते हैं कई औरतों को माय गॉड। ब्लड प्रेशर में। हम्म। फिर डायबिटीज़ में मल्टीपल अबॉर्शंस हो सकती हैं, डेड बेबीज़ अंदर हो सकते हैं, जान को खतरा होता है। हर डिलीवरी में माँ जो है मौत के मुंह से वापस आती है। दिल जब उसको पुश करने को कहते हैं, कई दफा दिल एक्सपैंड करके डेड हो जाता है। ओके। कार्डियोमायोपैथीज इसको हम कहते हैं कि वो खामोशी से वो जो उसका मसल होता है उसमें एक एबनॉर्मेलिटी पड़ी होती है, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है उस वक्त उसको पुश करने का, वो हार्ट बस ढीला हो के तो वो खत्म हो जाता है।
तो दे कैन डाई ऑफ कार्डियोमायोपैथीज, साइलेंट डेथ्स हो जाती हम्म हैं। अब देखो ना, एक डिलीवरी के लिए बच्ची गई हुई है अंदर, बाहर रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। हम्म अब वो डॉक्टर बेचारी का क्या कसूर है? हम्म उसके तो शीशे भी तोड़ देंगे, उसका तो सर भी तोड़ देंगे वो, हम्म उसका तो कोई कसूर नहीं है। फिर जो पानी होता है ना बच्चे के गिर्द, हम्म उसको हम लाइकर कहते हैं, हम्म तो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसको। वो बड़ी बड़ी जो नालियां होती हैं ना, उनमें से माँ के खून में वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जा सकता है। ओके एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म का क्या मतलब है कि वो लंग की आर्टरीज में जाके लंग्स को एयर की सप्लाई बंद कर सकता है। एकदम वो चली जाएगी, लो ऑक्सीजन, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर जाएगी, सांस भी बंद हो जाएगी। सांस बंद हो सकती है, हो सांस बंद हो सकती है, उसको हम्म इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। अब हर जगह तो ये फैसिलिटीज नहीं है, तो ये साइलेंट डेथ्स हो सकती हैं जिसमें ना डॉक्टर का कसूर होता है, ना किसी और का, ना पेशेंट का, ना पेशेंट के रिलेटिव्स का। ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये कार्डियोमायोपैथीज, ये साइलेंट डेथ्स कर सकती हैं तो कोई विदाउट एनी मतलब वार्निंग। तो इन साइलेंट डेथ्स को रोकने का ना कोई तरीका है और ना कोई जज कर तरीका सकते हैं नहीं। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट कि इसको और ऐसा हो सकता अच्छे बड़े अस्पताल में, टर्शरी हॉस्पिटल्स में भी उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, है। क्योंकि ओहो वो इंट्यूबेट करते करते अगर उसका इतना लो चला गया है तो ब्रेन डेड हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर फर्ज करो कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और इंट्यूबेटेड, इसीलिए हम अपनी सारी ऑब्स्टेट्रिक जो स्टूडेंट्स होती हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती हैं, उनको एक सेशन लगवाते हैं, उनको ट्यूब डालना हम्म सिखाते हैं कि बवक्ते ज़रूरत तुम्हें ट्यूब डालनी आनी चाहिए। हम्म मैंने एक और जगह भी ये कहानी सुनाई थी कि डिलीवर होके आई पेशेंट, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी उस वक्त गायनी में, तो मुझे उसने आवाज़ दी कि मैम ज़रा देख लें, ये ब्लीड कर रही है पेशेंट। तो उसको तो मैंने नहीं देखा, मैंने कहा बट माय डार्लिंग शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। हम्म मैंने कहा ये तो ब्रीद ही नहीं कर रही, तुम उसकी ब्लीडिंग की तरफ ध्यान, शी इज़ नॉट ब्रीदिंग। ओहो अब यकीन करो कि उस वक्त मैं यंग थी, मैंने उसका बेड पहियों वाला खींचा, हमारी रिकवरी के बिल्कुल साथ हमारा ऑपरेटिंग थिएटर था। हम्म क्योंकि मैंने एनेस्थीसिया में जॉब किया हुआ था, मुझे पता था ट्यूब कैसे डालते हैं। मैंने एक तो चीखना शुरू कर दिया कि हेल्प मंगवाओ, और जुमे का दिन सारे मेल एनेस्थेटिस्ट जो थे वो जुमा पढ़ने गए हुए थे, कोई हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था। हम्म तो मैंने वो बेड को खींचा ले जाके थिएटर में, और मैंने उसको ट्यूब डाल इंट्यूबेट दी कर दिया और वो बच गई। माशाल्लाह वाह लेकिन ये तो सब डॉक्टर्स को ट्यूब डालनी आनी चाहिए। हम्म ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, जो ये डिलीवरीज वगैरह देखती हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स में कि तुम्हें ट्यूब डालनी आनी चाहिए। हम्म एनीथिंग कैन हैपन, हम्म एनीथिंग कैन हैपन। वो जो मैंने तुम्हें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का बताया है, वो एम्बुलस तो कहीं भी, फिर उसको जो लंग्स में पानी पड़ता है, क्योंकि एकदम से वो लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वो सारा पानी से लंग भर जाता है। माय गॉड हाँ, यस, दिस कैन हैपन। अब रिश्तेदारों को कौन समझाए ये कॉम्प्लिकेशन? उनको तो यही नहीं पता कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता क्या है, ठीक है? हम्म फिर एक और बात, तुम ये देखो कि जो होती है ना कोएगुलेशन सिस्टम, हम्म आप देखो जैसे ही नाली से कतरा बाहर निकलेगा वो कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा जम जाएगा। हम्म अंदर क्यों नहीं जमता? अंदर क्यों नहीं जमता? वो रन कर रहा है ना, मूव कर रहा है ना मूव हाँ कर रहा हाँ है, नहीं जम रहा, हम्म ठीक है? अब क्या होता है कि जब ये माइक्रो एम्बोलिज्म अगर लंग में नहीं गया हम्म और ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलस कोई थोड़ा सा ब्लड में चला गया ना, ये माइक्रो क्लॉट्स बनाने शुरू कर देगा अंदर। इसको हम कहते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, के पेशेंट डीआईसी में चला गया, ओके फिर उसको बचाना डेथ भी नामुमकिन, क्योंकि उसको आप अगर प्रिक लगाएंगे ना सुई से कि हम इसको कोई टीका दे हाँ दें, तो वो एक प्रिक भी ब्लीडिंग नहीं रोकेगा फिर, ओहो हो क्योंकि वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं हम्म वो कंज्यूम हो जाएंगे। माइक्रो क्लॉट्स जब पूरी बॉडी में बन गए तो क्लॉटिंग फैक्टर्स तो उधर कंज्यूम हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं आपके इस इस चीज को एरिया में नहीं क्लॉट रहेंगे करने के लिए। इसको तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ये तो अंदर का ही सिस्टम होता है जो अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह की तरफ से है। और अब उनको कौन समझाए कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन,
कार्डियोमायोपैथीज ऑफ प्रेगनेंसी, ये तो अल्लाह की तरफ से डेथ्स कर देती हैं, लेकिन वो शीशे तोड़ जाते हैं, वो पूरा अस्पताल सर पे उठा लेते हैं, वो डॉक्टर को मार मूर हर के चले रोज हम जाते हैं। खबर सुनते हैं कि हाँ, डॉक्टर की गफलत की वजह से नहीं, डेथ हो गई और नहीं, अब जो है वो रिश्तेदार। नो, इट इज नॉट डॉक्टर की गफलत। वही देर से लेके आते हैं, ब्लड प्रेशर हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। ये जो DIC है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हम्म, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और वो जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो हम्म। जाते हैं। अच्छा, वैसे हमने ये बात की कि इन चीज़ों में डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। हम्म। कुछ ऐसी चीज़ें आप बताती हैं यंग डॉक्टर्स को भी कि जो इस फील्ड में हैं, उनको ख़ास तौर पे जिसका जो है ना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रेगनेंसी या जो डिलीवरी के दौरान डेथ्स है ना, उनको बचा सकें। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को भी ख़्याल रखना ज़रूरी है, जो पढ़ रही हैं बच्चियाँ इस फील्ड को, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि बेटे, आपको पता हुँ, नहीं है कि हम कितनी वर्कशॉप्स कराते हैं। अच्छा। हम डमीज को लिटा के, हुँ, डमीज बनाई होती हैं, उनके ऊपर उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है इमरजेंसी की सूरत में। सही। देखें, कई यूट्रसेस ऐसे हुँ, होते हैं जो डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, हुँ, और उनसे ब्लीडिंग होती चली जाती है। आपने सुना होगा कि पहले बच्चे की दफ़ा बच्चेदानी निकालनी पड़ी क्योंकि हुँ, वो ब्लीड कर रही थी। हुँ, ठीक है, हम अपने हर डॉक्टर को जो ऑब्स्टेट्रिक्स की ट्रेनिंग के लिए आती हैं, हम उनको वो स्टिचेस सिखाते हैं कि आपने कैसे इस यूट्रस को निकालना नहीं है, इसकी ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। हुँ, आप उधर वो वेसल्स होती हैं, जो मेन वेसल्स होती हैं, उनको बांधना सिखाते हैं। यूट्रस में टिपिकल स्टिचेस होते हैं, वो लगाना सिखाते हैं। फिर उनको ये सिखाते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें, एक पेशेंट है, वो फ़ोम के गद्दे पे लेटी हुई है हाँ, और वो ब्लीड करती जा रही है और फ़ोम के गद्दे में जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि कितना लॉस हो गया। ठीक हुँ, है? तो हमारे एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनकी बहन इस तरह फ़ौत हो गई थी कि पता ही नहीं चला। वो हुँ, तो वो उठा के शीट। चादर तो देख रही थी कि अच्छा कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन वो उसमें जाती जा रही थी। तो ये हम सारी बातें उनको बताते हैं कि हुँ, पॉलीथिन जो है वो होनी चाहिए, उसमें सही रिकॉर्ड ऑफ ब्लीडिंग होना चाहिए कि इसमें इतने लीटर ब्लड है पूरी बॉडी में, इतने लीटर निकल गया है। हम हेमरेज, जब पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH इसको कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज APH इसको कहते हैं। APH क्या होता है, PPH किस वक्त लेबल करना है, तुमने कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे असेस करना है, क्या करना है। हम तो इतना कुछ, ये होता है ना कि एक प्रॉब्लम आ गया और एक फौज खड़ी है उसको डील करने के लिए, हम हुँ, उस फौज को दिन रात तैयार करते रहते हैं, लेकिन लोग देर से लेके आते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ध्यान ही नहीं रख रहे कि उसमें खून की कितनी कमी है, ये हुँ, क्या है, या वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खून उसका जाता जा रहा है, या उसने प्रेगनेंसी ही बहुत लो हीमोग्लोबिन के साथ की है। हुँ, हुँ, ये बातें, और दिल का अर्जा है उसको, हार्ट का प्रॉब्लम है, और वो जब प्रेग्नेंट हुई है तो वो क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो हार्ट उसको कोप ही नहीं कर सकता, और वो फिर हार्ट खुदा ना फेलियर में ख़वास्ता जा डेथ हो सकती जाती है। हैं। तो कितना चेकअप ज़रूरी है या कितना वन्स इन अ मंथ आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए कि अपना सारा सिस्टम देखने के लिए कि आपका सब सही बेटे, है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? रिकमेंडेशंस हैं। ओके। हम रिकमेंड करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड, जैसे ही पेशेंट को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, हुँ, तो अल्ट्रासाउंड कराए। उससे पहले जब वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, 1 साल उसको फॉलिक एसिड लेना है, क्योंकि सही। हमारे मुल्क, हमारी जो बेल्ट है, जिस जगह पे हमारा मुल्क है, वहाँ पे फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, आयरन और ये कमी है। न्यूरल हुँ, ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, खुली हुई पीछे से स्पाइनल कॉर्ड, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुँ, होते हैं इसके साथ। तो फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, ये देखें कि आपका यूट्रस बिल्कुल ठीक है, अबॉर्ट तो नहीं करेगा, और ये सारी प्लानिंग करके हुँ, तो फिर वो प्रेग्नेंट हो। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो जैसे ही उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, शी शुड अटेंड, बेशक पब्लिक हॉस्पिटल्स में हुँ, चले जाएं, ज़रूरी नहीं प्राइवेट के पास जाएं। तो पब्लिक हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी, वो पता चलाएगा कि ट्यूब में तो नहीं है, यूट्रस के अंदर है, यूट्रस की शेप ठीक है, या 2 यूट्रस हैं, या क्या है, हुँ, कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो पहली बार दिन ऊपर होने के फ़ौरन बाद। उसके बाद फिर आप बेशक हर महीने चेक कराएँ। हुँ, तकरीबन 30 हफ्ते तक, जब 30 वीक्स तक आप बेशक एवरी मंथ जाके करा लें। अगर
आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है और आप डायबिटिक निकल आते हैं, फिर तो फ्रीक्वेंट विजिट्स हो जाएंगी। अच्छा। फिर उसको शुगर कंट्रोल होगी, फिर इंसुलिन पे डाला जाएगा, फिर उसको, क्योंकि हुँ, ये डायबिटीज़ जो है ये डिलीवरी के फ़ौरन बाद गायब हो जाती है, फिर रहती नहीं है हुँ, हुँ, औरत के जिस्म में। हुँ, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो उसके 3-4 महीने के बाद जाके वो सेटल होता है। सही। तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी पोस्टपार्टम आपको चेक करना पड़ता है। हुँ, और अगर प्रीपार्टम उसको फिट्स नहीं पड़े, कई दफ़ा डिलीवरी के बाद फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको इतना। पोस्टपार्टम स्ट्रेस या डिप्रेशन कहते हैं, यही चीज़ें हैं सारी? नहीं, वो डिप्रेशन नहीं अच्छा, वो है। एक डिफरेंट चीज़ वो है। जो फिट्स पड़ते हैं ना, वो हुँ, फिट्स इसलिए पड़ते हैं कि ब्रेन का एडीमा हो जाता है। अच्छा, होता ये है कि ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। सिस्टम हुँ, शुरू हो जाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल के, देखो, अब शायद जनरल पब्लिक को ये समझ ना आए, लेकिन एक खून की नाली है ना, उसके बाद वो एक ब्रेक करती है, जैसे ये खून की नाली है, हुँ, वो एक ब्रेक करती है छोटी नालियों हुँ, में। हुँ, यहाँ से साफ खून आ रहा है, फिर गंदा खून उसमें चला गया, फिर वो मेन वेसल में हुँ, चला गया। हुँ, हुँ, ये जो कैपिलरीज हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं हुँ, ताकि इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलें, वो टिश्यू को जाके प्रोटीन्स दें, हुँ, विटामिन्स दें, और चीज़ें दें, ग्लूकोज दें। तो ये वाले जो सुराख होते हैं ना, हुँ, ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, ऑटोइम्यून में क्या होता है, मैक्रोफेजेस खाना शुरू हो जाते हैं अपने ही सेल्स को। ओके। ठीक है। हुँ, वो ऑटोइम्यून कॉम्प्लेक्स जब बनता है, तो वहां पे सुराख जब हुआ तो प्लेटलेट्स सारे जाके कहते हैं कि हम इनको बंद करें, हुँ, ताकि ये खून जो है, वो पानी जो है, वो टिश्यूज में ना जाए। अब अडीमा क्या होता है, वो जो सूजन हो जाती है हाँ, बड़े-बड़े या हाथ-पाँव हो अडीमा, जाते हैं। वो ये कैपिलरीज के अंदर जो सुराख होते हैं ना, वो ज़रा बड़े हो जाते हैं। सही, उनमें से फ्लूइड जाना बंद ज़्यादा हो शुरू हो जाता हाँ, है। और वो क्योंकि मेन स्ट्रीम में नहीं है, अब वो टिश्यू में है, वो मेन स्ट्रीम में तो नहीं आ सकता ना। आप हुँ, दबाते हैं तो वो एक पिटिंग हाँ, एडीमा हो हाँ, जाता है। हाँ, फिर ये फेस पे होता है, फिर ये ब्रेन में हो जाता है। अब ब्रेन के ऊपर तो स्कल है, वो तो, यहाँ तो एडीमा हुआ तो चलो फैलता जाएगा। अब ब्रेन में तो जगह ही नहीं है, वहाँ तो स्कल है। हुँ, जब वो वहाँ पे एडीमा होगा, तो वो अंदर के सेंटर्स को प्रेस करेगा। जब अंदर के सेंटर्स को, ब्रेन को प्रेस करना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे जो मोटर एरियाज़ हैं, जो कि मसल्स को हुँ, कंट्रोल करते हाँ, हैं, नर्वस वो सिस्टम सारा। प्रेस होंगे। वो प्रेस जब होंगे एडीमा की वजह से, तो वो जर्की मूवमेंट शुरू हो जाएँगी और ओह हो, उसको हो, फिट्स हो! पड़ने शुरू हो जाएँगे। और वो सारा ब्रेन, फिर हम ड्रग्स देते हैं उनको सप्रेस करने के लिए, उन सेंटर्स को, ये पीछे जो हुँ, सेंटर्स होते हैं, इनको हम मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, हुँ, उनको सप्रेस करते हैं ईज़िली ताकि, क्योरेबल है वैसे ये? हाँ, ये क्यूरेबल है। ओके, हाँ, डेथ्स भी होती हैं रेयरली, हुँ, मगर क्यूरेबल है। लेकिन जल्दी डॉक्टर को दिखा दें तो या कंसल्ट आप उसके कंसल्ट में ही बिल्कुल, रहें ना? बिल्कुल, वो तो लिफ्ट ही नहीं हुँ, कराते ना कि ये तो जी नॉर्मल है, जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल है। देखो, ऐसा नॉर्मल नहीं है। हुँ, अगर नॉर्मल होता तो हर मिनट एक औरत पाकिस्तान में ना मरती चाइल्ड बर्थ में। एग्ज़ैक्टली। तो ये पैथेटिक है, ये इतनी तकलीफ दह सिचुएशन है कि मुझे रातों को कई दफ़ा नींद नहीं आती, ऑब्वियसली लेकिन आप तो फिर क्या करें इतने हम? लोगों को इस तरह से क्या देखती करें हम? होंगी। अच्छा, लेकिन ये बातें लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, ख़वातीन के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो सकते हैं। फिर भी जो थोड़ी ओल्ड एज ख़वातीन होती हैं, उनके मुँह से हम आज भी ये सुनते हैं कि हमारे दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये पोस्टपार्टम क्या होता है, खुद ही बनाया तुम लोगों ने। अब पहले तो ईज़िली बच्चे भी हो जाते थे और कई-कई बच्चे हो जाते थे, हम तो हेल्दी थे, हमें ऐसा कोई मसला ही नहीं हुआ। तो उन चीज़ों को फिर नेगेट करने के लिए हमारे पास क्या इस वक़्त मौजूद है? हम कैसे उनको अवेयरनेस दें, समझाएँ कि जो आप कह रहे हैं या वो दौर शायद और थे या आप उस वक़्त लोगों का ख़्याल ही नहीं रखते थे इस तरह से? नहीं बेटे, हुँ, कुछ रियलिटी है उनमें हुँ, कि वो खालिस चीज़ें खाते थे, ये आर्टिफ़िशियल हुँ, लाइफ़ में नहीं थे सारा कुछ, तो उनके सिस्टम्स हुँ, सही थे। हुँ, हार्मोन का बैलेंस, वो जो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि वो जो बॉडी का सिस्टम जैसे चलता है, साइकिल्स होते हैं, या क्लॉक होती है, तो वो उनकी बिल्कुल फिट थी। ठीक है। लेकिन पोस्टपार्टम हैमरेज से तो वो भी मरती थी। हुँ, पर्पल पायरेक्सिया तो उनको भी होता था। अबॉर्शंस तो उनके भी होते थे। हुँ, अबॉर्शंस के वक़्त, डीएनसी के वक़्त तो वो भी मरती थी। तो ये तो शुरू से है कि ये मौत के मुँह में जाके वापस आती है औरत। हुँ, कार्डियोमायोपैथीज़ तो उस वक़्त भी होती थी।
एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तो उस वक्त भी हो सकता था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन तो उस वक्त भी हो सकती थी। लेकिन इतनी डिटेल बड़ा में लोगों कुछ को हो पता सकता नहीं था, था ना। पता नहीं था ना, उन्होंने एक कहा एक जी पता डिजीज नहीं का कैसे नाम मर नहीं गई। पता था। हाँ, वो हम तो अभी सुनते हैं, हमारे हम्म कलीग्स कहते हैं जी वो फलां खाला चाइल्ड बर्थ में मर गई या मेरी अम्मी चाइल्ड बर्थ में मर गई हम्म या कुछ। तो ये तो पहले भी होता था। हम्म ठीक है, बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे, सिजेरियन ज्यादा नहीं करने पड़ते थे क्योंकि वो उनका सिस्टम ठीक था, वो लाइफस्टाइल डिफरेंट था। हाँ बिल्कुल। हुँ। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता था, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। उस वक़्त हमें डिटेल्स के बारे में पता नहीं था, एक-एक हाँ, ये वाला मसला, ये आपको ये एग्जैक्टली बीमारी है, आपको ये बीमारी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा सर्केडियन रिदम ये क्या होता है? क्योंकि मुझे इसके बारे में सिर्फ़ मैंने इसका नाम पढ़ा हुआ है। ये किस तरह से काम करता है और इसका क्या इफ़ेक्ट है ख़वातीन पे? बेटे सर्केडियन रिदम जो है ना, ये रिलेटेड है सनलाइट से। ओके। जो सनलाइट है ना, वो हमारी बॉडी उसके मुताबिक चलती है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये सूरज के तुलू होने पे, फिर सारा दिन सूरज और फिर ग़रूब होने पे और फिर रात का आराम, और ये सर्केडियन रिदम जो है ये बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। और अब लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि अगर किसी की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो चुकी है, जैसे उसने बड़ी देर वो रात को जागता रहा और दिन को सोता रहा, तो फिर एक आर्टिफिशियल सूरज के आगे उसको रखते हैं कुछ घंटे कि उसका रिदम सही हो जाए। रियली? हम्म। ये तो आजकल मेजॉरिटी यंगस्टर्स का हाल है। रात को जागते हाँ, हैं, सुबह को सोते हैं। सुबह को सोते हैं। अब जितनी ये जो इनफर्टिलिटी आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि सर्केडियन रिदम खराब कर दी है। हुँ। जो अभी ये जो है ना बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ये जैसे कि ओवेरियन ओवरी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि कब उसके अंडे ख़त्म होने हैं और कब शुरू होने हैं। एक ये सर्केडियन रिदम की जो क्लॉक है, वो ओवरी में बहुत मार्क्ड है, बहुत प्रोमिनेंट है। हुँ। ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर वो बहुत प्रोमिनेंट है। और ये ओवरी जो है, ये आप जब सूरज के सामने निकलते हैं सुबह को, जो पौ फटती है और उसकी जो शुआएं होती हैं, उससे मेलाटोनिन आंखों को टकराती है, तो मेलाटोनिन सिक्रीट हुँ। होता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो सुबह को कौन जाता है पौ फटते देखते, सूरज को तुलू होते देखते? कभी मैं भी तो नहीं। खैर जाती हूँ, लेकिन और पता नहीं कोई जाता है कि नहीं जाता। मैं नहीं बहुत से लोग जाती और जाते हैं, मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं यंगस्टर्स जाते। हमारे जो हैं वो बहुत ही बिल्कुल, कभी उन्होंने तो देखा ही नहीं सूरज तुलू होते। ऐसा ही है। तो वो जो सूरज के साथ हमारी हुँ। बॉडी काम करती है। सिंक्रोनाइज्ड है, हुँ। ये सर्केडियन रिदम है। हुँ। कई हार्मोन्स हैं जो सर्केडियन रिदम के साथ सिक्रीट होते हैं और बंद होते हैं। तो अगर आप ये सनलाइट के साथ साथ अपनी बॉडी को नहीं चला रहे, तो आपका तो सारा सिस्टम ही खराब हो रहा है, आपकी ओवुलेशन भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हुँ। आप ने खराब कर दिया सब कुछ, तो फिर कैसे ओवुलेशन होगी और कैसे फर्टिलिटी तभी तो रिज्यूम अल्लाह होगी? मियाँ ने एक साइकिल बनाया है कि हाँ, अगर सुबह 4 बजे 5 बजे फजर का टाइम हो रहा है, उस टाइम उठें और फिर रात को आप इशा के बाद सो जाएं। सो जाएं। लेकिन बिल्कुल। हमारे इतने मुझ समेत बहुत से लोगों का इस वक्त डिस्टर्ब है कि रात को जाना, अच्छा जितने काम पेंडिंग है ना वो पूरी रात बैठ के कर लो, सो जाओ, फिर सुबह हम्म। जिस टाइम आपकी आंख खुली उठ के काम करना शुरू करते हैं। अगर हम सुबह को उठ भी जाते हैं ना, तब भी हम सूरज के सामने नहीं जाते। मेजोरिटी ऐसा होता है, मैं उठी हूँ, मैंने शायद ब्रेकफास्ट किया, मैं बैठी हूँ, मैंने अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, मैं शायद देखूंगी भी नहीं कि सूरज निकला है कि नहीं निकला। कभी कभी तो सर्दियों में कुछ दिन गुजर जाते हैं इवन, और मुझे होता है अच्छा मैंने कितने दिन से सूरज ही नहीं देखा। बेटे ये है। देखो, अगर हम्म। आप घंटों का हिसाब रखें ना, हम्म। तो घंटे तो उसी तरह हैं, आपने सिर्फ घंटों की शिफ्ट बदल दी है ना। हम्म। इफ़ यू स्लीप, जैसे आजकल बहुत जल्दी 7:30 बजे आप नमाज पढ़ सकते हम्म। हैं, ठीक है, नमाज इशा की तो हो गई। हम्म। आप 8 बजे अगर सो गए, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटे, हम्म। 8 घंटे की नींद। 4 बजे तहज्जुद का टाइम होता है अभी, हम्म। 5 बज के कुछ मिनट पे, 5:13 या 20 पे, पाँच अब साढ़े पाँच अब तक ऑलमोस्ट। फजर की अजान हुँ, होती है, ठीक है। तो आपके पास 1.5 घंटा है तहज्जुद के लिए पढ़ने को, हुँ, जो फजर की नमाज से पहले। 8 घंटे की नींद करने के बावजूद फिर आप अगर 6 o'clock नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि 6:45 तक हुँ, फजर का है टाइम, तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो 7 बजे से लेके और 12 बजे तक आपके पास 5 घंटे हैं काम करने के लिए, ट्रू। जो आप घर में कर सकते हैं। हुँ, आप 12 o'clock ही अपने सारे कामों को, 11 o'clock, हुँ, तो यू हैव 4 to 5 hours ऑफ टाइम। हुँ, अगर आप चलें, 4 बजे आप उठ गए हैं और आपने 4:15 नमाज पढ़ लिया या 5:30, तो आपने नमाज तो पढ़ ली है, तो
5 5:30 से 6 बजे तक आप अपनी तस्बीहात कर लें, तो 6 बजे से लेके 11 बजे तक फिर आपके पास 5 वही घंटे काम जो आपने आधी रात को जाग के करना है हाँ, आप उस टाइम पे करें, उस टाइम पे क्योंकि करें वो ना। बस नींद का शिफ्ट करना है। हाँ, यही मुश्किल हुआ एंड हुआ है यू आजकल। सो फ्रेश एट दैट टाइम। एग्जैक्टली। इतना दिमाग फ्रेश होता है बिकॉज आप पूरे 8 घंटे सो चुके हैं। हम्म, आप इसको शिफ्ट करना शुरू करें, आधा आधा घंटा पीछे करना शुरू कर दें, आधा आधा घंटा। मेरा ख्याल है विद इन 2 मंथ्स आप उस पे सर्केडियन रिदम पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह 2 महीने बाद आएंगी ना तो मैं सर्केडियन रिदम में पूरी उतर चुकी होंगी, क्योंकि मैं आजकल बहुत ठीक। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जो लाइफ साइकिल, इस तरह का जो साइकिल है ना, अपना जो सोने जागने का स्लीप साइकिल है, हम्म। उसको ठीक करूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। इतना जरूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो यू आर गिविंग योरसेल्फ स्लो पॉइजन, इट इज़ यू आर ट्रू। किलिंग योरसेल्फ। ट्रू। और तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर वापस जाएं और अपने आप को हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। और हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं ना आगे इस पे एक्ट करना, तो लेकिन इट विल, देखो इतना मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि घंटे तो 24 ही है ना, उनकी उनकी आपने शिफ्ट तब्दील कर दी है, तो उसकी शिफ्ट को सही कर लें तो आप ठीक। फिर ये देखो स्कूलिंग के वक्त माएँ 8 बजे बच्चों को फिर भी सुला देती हैं जब स्कूल के डेज होते हैं। वो समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन में वो फिर सारी रात जागते हैं और रहते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ तक फिर भी ऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल माएँ है। भी सो जाती हैं कि हमने सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना मैं भी बड़ी ऑर्गेनाइज थी स्कूल टाइम में, अब यकीन करें मैं बड़ी, क्योंकि डांट पड़ती थी घर पे कि जाग क्यों रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो सुबह उठना और फिर स्कूल चले जाना और फिर अपने वापस आना, वो बड़ा एक अच्छा उस वक्त एक बना हुआ था सिस्टम। मुझे लगता है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में आके वो जो 12-12 1-1 बजे जो क्लास होती है ना, उससे हमें काफ़ी ख़राब कर दी है। तो खुद ही बिल्कुल। वापस अपने आप को आना, लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा तो ये इशू है, बहुत से लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ होंगे कि वो रात को जागते हैं और सुबह को सोते हैं। तो वो हर बंदे को मुझे लगता है कि एक अच्छे सर्केडियन रिदम पे आने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे आप कुछ भी एडवाइस देना चाहें, क्योंकि हमने बहुत सी एडवाइसेस ही दी हैं, अवेयरनेस ही दी है। बिल्कुल। कोई भी आप एडवाइस अपनी तरफ से आप समझती हैं बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए? बेटे मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि अपने मुतालिक सारी नो हाउ, अपने मुतालिक नॉलेज इकट्ठा करें। अब मैं जवेरिया के साथ रेगुलर पॉडकास्ट करूँगी और उसके अंदर हम आपको शरीयत की रोशनी में आपके हर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम एक ना एक, जैसे आज हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पे शरिया का क्या हुक्म है वो हमने किया, प्रोजेस्ट्रॉन जो हम हज पे और इधर उधर ले सकते हैं, एक एक चीज़। ये जो फतवा की किताब है जो मैंने वहाँ सऊदी अरेबिया से ही ख़रीदी थी, मैं उम्रे पे गई थी तो उस वक्त ली, तो इसके अंदर से हम देखेंगे कि दीन क्या कहता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन थी कि लोग मुख्तलिफ बातें करते थे कि प्रोजेस्ट्रॉन लेना चाहिए कि नहीं। ऐसा ही है। तो फिर जब इस फतवा की किताब में मैंने पढ़ा कि इन्होंने ओके किया हुआ है कि इफ़ इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द फीमेल एनीबडी कैन टेक इट। तो इसलिए हम आपको इनलाइटन करेंगे इसके ऊपर भी आइंदा अपने, और उसके मुताबिक फिर हम जो रोज़मर्रा की हमारी डीलिंग्स है विद ड्रग्स, विद डिफरेंट हाइजीन कंडीशन, डिफरेंट डिजीज़ेस, वो हम आपको साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। अगेन थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। और आई होप ये पॉडकास्ट सब लोगों के लिए, हमारे सारे पॉडकास्ट एक आपके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, आपको इंसाइट्स पहुंचाने के लिए, और वो चीज़ें जिनका शायद माशरे में उस तरह से जिक्र नहीं किया जाता, आपको समझाने के लिए ही होते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक टेक अवे जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉडकास्ट से, सर्केडियन रिदम, अपनी ज़िंदगी को उसी साइकिल पर लेकर चलें जो कि अल्लाह मियां ने आपके लिए बनाया, ताकि आपकी जो ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं वो भी बिल्कुल सेट हो जाएँ, आपकी बॉडी सेट हो जाए। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा भी ऐसे पॉडकास्ट की सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।